मीतू, मम्मी के लिए रुकी हो, यहाँ बैठो। अरे यहाँ आके बैठो ना, मम्मी आ जाएंगी। मीतू, हम क्या बोल रहे हैं? अपनी माँ का इंतजार करती 12 साल की मीतू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका इंतजार खत्म होगा अपनी माँ की मौत के इस खौफनाक मंजर के साथ। एक पल के लिए मानो सबकी दुनिया थम सी गई थी और मन में उठा था सवालों का सैलाब। आरती का इतना दर्दनाक अंत, एक आत्महत्या? अगर हाँ तो क्यों, और अगर हत्या तो किसके हाथों और क्यों? घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस भी इन्हीं सवालों से रूबरू हुई और आगे था एक ऐसा जटिल मामला, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसकी पेचीदगी के बारे में उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था। सर, विक्टिम का नाम आरती प्रभाकर है, उम्र 38 साल के आसपास है। इसी स्कूल में काउंसलर है। इसकी 2 बेटियां जो इसी स्कूल में पढ़ती है। फिलहाल मैंने दोनों को घर भेज दिया है। सर, आसपास कहीं भी स्ट्रगल का निशान नहीं है और ना ही कोई वेपन मिला है। सर, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड का केस है। पता करना होगा इस बात का कि प्रभाकर की कहीं सुसाइड टेंडेंसी तो नहीं थी। फैमिली, कलीग्स और फ्रेंड्स सबसे पूछताछ करो। राइट सर। और यहाँ स्कूल में देखो इसके पर्सनल डेस्क के यहाँ कोई लॉकर है क्या? ओके। तलाशी लेनी है। ओके सर, चलो। सर, लैब से पता करो किस चीज की गोलियां हैं। ओके सर। डिप्रेशन में ली जाती हैं ये गोलियां। आरती के पास से मिली, उसके स्कूल से। डिप्रेशन? तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? आरती ने कभी कुछ मेंशन नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। मतलब पहली बार देख रहा हूँ ये गोलियां। तुम्हें कभी लगा नहीं कि आरती टेंशन में, स्ट्रेस्ड है? टेंशन में तो वो हमेशा ही रहती थी सर। क्या है कि वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। स्कूल में फोकस करेगी तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, घर पे ध्यान देगी तो स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़, संभल नहीं पाती। और तो बच्चियों पे तो ध्यान भी नहीं। जो मन में आए वो करो। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप दुखी कम और नाराज ज्यादा थे अपनी बीवी से। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आरती की मौत हुई उस समय तुम कहाँ थे? सर, मुंबई गया था ऑफिस के काम से। सप्ताह में 3 दिन जाना पड़ता है। आप दोनों के बीच का संबंध कैसा था? मतलब कोई झगड़ा वगैरह कभी हुआ? नहीं सर, कभी नहीं। मतलब नॉर्मल था, सब अच्छा था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। रीमा, मीतू, ये पुलिस अंकल आए हैं, आपसे कुछ बात करनी है। रीमा, मीतू, मैंने कुछ कहा? रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। सर, आरती जी स्कूल में काउंसलर थी। वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, इसलिए हमारे बिल्डिंग के लोग भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे। लेकिन सर, वो खुद सुसाइड कर लेंगे ऐसा बिलीव नहीं होता। सर, घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। रोज रोज की लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। देवेंद्र भाऊ और आरती के बीच में कुछ तो अनबन थी। हाँ साहब, कुछ तो मचमच हुआ था। आरती राय की एक औरत आई थी और बहुत मचमच कर रही थी और बोल रही थी कि उसका पति का आरती राय के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता हूँ। सर, आरती वॉज अ गुड काउंसलर और आजकल स्कूल में काउंसलर होना इतना ज़रूरी हो गया बिकॉज बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सोच भी नहीं सकते आप। आरती मैम के बारे में कुछ जानते हो? आरती मैम इज़ द बेस्ट टीचर। हमेशा हेल्प करती थी। मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आरती मैम ही हेल्प करती थी। सर, कोई प्रॉब्लम थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इसके लिए आप सतीश सर से बात क्यों नहीं करते? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ज्यादातर साथ में ही रहते थे। हम बस अच्छे कलीग्स थे, दोस्त थे, सब बातें शेयर किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। आरती आपसे बातें शेयर किया करती थी? कोई ऐसी बात जिससे पता चले कि वो डिप्रेशन का शिकार थी? सर, वैसे स्ट्रेस तो सभी को होता है। वैसे आरती को भी था, काम का, घर का, बच्चों का, लेकिन उसके अलावा उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा, आरती ने कभी अपने पति देवेन के बारे में कुछ बताया? हाँ, देवेन का अक्सर
बाहर जाना उसे खलता था। वो चाहती थी कि देवन के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, देवन उसके कामों में मदद करे, बस उसके अलावा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सर, यहाँ आरती का पति बोलता है कि सब कुछ ठीक है, वहाँ सतीश भी बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। सर, दोनों ही अफेयर की बात को डिसमिस कर रहे हैं। सर, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आरती डिप्रेशन की गोलियाँ क्यों लेती है? सर, देवेन और सतीश ज़रूरी है दोनों सच बोल रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एंगल जिसके बारे में सतीश और देवेन दोनों को नहीं पता। राइट सर। आरती के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। ओके सर। सर, आरती प्रभाकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड्स आ गए। फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर। इस नंबर से आरती प्रभाकर को कई बार मैसेज किए जाते थे। इसका नंबर है? सतीश इनामदार। सर, कहीं सतीश ने ही आरती को सुसाइड के लिए मजबूर तो नहीं किया? सुसाइड नहीं पाटिल, मर्डर। ये देखो, आरती की मौत ऊपर से नीचे गिरने के बाद नहीं हुई, उससे पहले हुई। हेड इंजरी, उसके सर के पिछले हिस्से में इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग। ऊपर से जब वो नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी थी, उसका जबड़ा टूट गया था, खून निकल रहा था, लेकिन मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। सर, इसका मतलब आरती को मारने के बाद ऊपर से नीचे फेंका गया। इसका मतलब है कि आरती डिप्रेशन पिल्स ले रही थी। सर, कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? या फिर देवेन, शायद उसे आरती के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने ही मारा उसे। एक काम करो, देवेन और सतीश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। हाँ तो मिस्टर देवेन, उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम मुंबई में थे। जी सर। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तुम नागपुर में थे। क्या चालू है? झूठ बोला था ना तुमने कि दोस्त हो तुम लोग। रात के 2 बजे फोन कॉल और ये नेक्स्ट डे रात के 1:30 बजे। दोस्त थी ना तुम्हारी, दोस्त को बेवक्त फोन करते हैं रात में। और एग्जैक्टली उन 3 दिनों में जब उसका पति देवेन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था। झूठ बोला था मैंने सर। एक्चुअली मैं आरती से प्यार करने लगा था। ये बात मैंने उसे कई बार कही थी, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। गुस्से में तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चा है। मैं सिर्फ उसे प्यार करता था। मर्डर मैं सोच भी नहीं सकता सर। हमने तुम्हारे ऑफिस में भी पता किया है, उनका मुंबई में कोई भी काम नहीं चलता है। तुमने वहां भी झूठ बोल के रखा है कि 3 दिन तुम घर से काम करते हो। क्या चालू है? दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। बोलता है या फिर अपने तरीके से पूछूं? जी मैं मुंबई में था ही नहीं सर, कभी गया ही नहीं। मैं यही होता हूँ नागपुर में, बस घर पे नहीं रहता हूँ हफ्ते के 3 दिन। मेरी एक दूसरी फैमिली है सर, बीवी है, बेटा है, उन्हें दूसरे फ्लैट पे रखा है रेंट पे। और ये बात आरती को पता थी? जी नहीं सर, वो नहीं जानती। और इसीलिए आरती को रास्ते से हटाने के लिए तुमने मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया सर। आरती को मैंने नहीं मारा। मैं तो उसके स्कूल के आसपास भी नहीं गया। आप चाहो तो चेक कर लो। स्कूल जाने की क्या जरूरत है? किसी और को भेजकर भी तो मरवा सकता है ना? नहीं सर, लेकिन मैं सर क्यों मारूं उसे? सर सच कहूं तो आरती के सैलरी पे घर चलता था मेरा। उसकी कमाई से तो पॉसिबल होता था ये सब। दो फैमिली मेंटेन करना। इस वक्त आरती की मौत हुई, तू कहाँ था? मैं 4th फ्लोर के कॉरिडोर में था सर। अकेला था या कोई साथ था तेरे? अकेला था सर। कोई और था वहां जो कंफर्म कर सके? नहीं सर। इसका मतलब तेरे पास कोई चीज नहीं है जो साबित कर सके कि तू टेरेस पे नहीं था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आरती को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूं उसे? इनफैक्ट मैं तो आरती के लिए अपनी बीवी वाणी को डिवोर्स देने वाला था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो देवेन से तंग आकर मेरे पास। और तेरी पत्नी जानती थी कि तू आरती से प्यार करता है? यस सर। इसी बात को लेके हमारे बीच में झगड़े भी होते थे। सर, ये देवेन सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से देवेन उस दिन नागपुर में ही था। सर, देवेन के पास कत्ल करने का मोटिव है, लेकिन मौका नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेन ने ये काम किसी और से करवाया हो? सतीश के पास मौका भी है और मोटिव भी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो ये साबित कर सके वो टेरेस पे नहीं था, कहीं और था। सर कंफर्म है, आरती की मीटिंग में जाकर जिस औरत ने आरती से झगड़ा किया था वो सतीश की पत्नी वाणी है, और आसपास के लोगों ने भी उसे पहचाना है। वाणी इनामदार, इसने आरती को धमकी भी दी थी। अनिल, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, पता करते हैं कि ये कत्ल के वक्त कहाँ है। राइट सर। मैंने कहा था ना रश्मि आंटी,
ये है रश्मि। अरे आंटी क्यों? मम्मी बोलो ना। आज से ओके बेटा। और ये यश है। यश तुम्हारी नई बहन है। से हाय। हाय पापा, और रूम नहीं है? मैं लड़कियों के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। एटलीस्ट पुराने घर में मेरा खुद का रूम तो था। या चैम्प, बीएस स्पोर्ट, अभी अभी तो घर पे आए और अभी से नाराजगी। सर, आरती प्रभाकर के बारे में एक लीड मिली है। एज ए काउंसलर, आरती प्रभाकर का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है जिसमें कई लोगों ने उसे मैसेज भी किए। सर, उन मैसेज में एक मैसेज ऐसा भी है जिसमें उसे गालियां भी दी गई। सर, आरती ने वो मैसेज तो डिलीट कर दिए, लेकिन हमने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया जिससे उसे मैसेज भेजे गए। किसका कंप्यूटर? ईशान इनामदार, आरती की स्कूल में ही पढ़ता है। ईशान इनामदार? यस सर, सतीश का बेटा। सर, हो सकता है कि उसे आरती और सतीश के बारे में पता चल गया। चलो अच्छा है, माँ से तो बात करनी थी, माँ और बेटे दोनों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल में जाके ईशान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। राइट सर। ईशान? नो सर, ईशान क्या प्रॉब्लम करेगा? वो तो अच्छा स्टूडेंट है, वो तो कैप्टन भी है फुटबॉल टीम का। अच्छा बेटा, ईशान ने कभी आरती मैम के बारे में कुछ कहा तुमसे? ईशान यूज्ड टू हेट हर। ईशान आरती मैम से हेट क्यों करता था? आरती मैम और ईशान के पापा सब साथ में घूमते थे और बातें करते थे, जो ईशान को पसंद ही नहीं था। उस दिन हमारा मैच था दूसरे स्कूल के साथ। जब वापस आए तो आरती मैम के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सर, ईशान था सर। बस निकलने से पहले हमने फाइनल वार्म अप किया था जिसमें ईशान इंजर्ड हो गया था और फिर हमें बिना ईशान के ही गए थे मैच खेलने। सर, जिस दिन आरती की मौत हुई उस दिन ईशान स्कूल में ही था। सर, वो मैच खेलने के लिए कहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक वो रुक गया। माँ के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। आरती की मौत के वक्त वो भी वहीं। अच्छा है, चलो दोनों से बात करते। ओके सर। हाँ तो ईशान, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? हाँ, पैर में चोट लगी थी ना तुम्हारे। डॉक्टर के पास नहीं गया था, माइनर इंजरी थी ना, अपने आप ही ठीक हो गई। अपने आप ठीक हो गई या पैर में चोट ही नहीं लगी थी? झूठ बोला था ना तुमने इंजरी के बारे में। मैं झूठ वूठ नहीं बोलती। आरती को लगता है कि वो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। मैं उसके घर भी गई थी उसको समझाने के लिए। देखो आरती, मेरे पति से दूर रहो। जब देखो तब उन पर डोरे डालती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरती और तुम्हारे पति के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जितने भी कॉल और मैसेजेस गए थे वो तुम्हारे पति सतीश ने उसे किए थे, आरती ने नहीं। हाँ, मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मर्दों को अपनी तरफ खींचना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारे पास और भी बयान है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन आरती मरी उस दिन तुम स्कूल में थी। मैंने आरती मैम को कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं गेम से बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो फाइनल मैच थी। बहुत प्रेशर था मुझ पर गोल मारने का, सबकी उम्मीदें थी मुझ पर और मैं इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने फेक इंजरी की और गेम से बाहर निकल गया। मैं तो ईशान का एक्स्ट्रा टिफिन देने के लिए गई थी। उसका मैच था उस दिन। मैंने सोचा मैच के बाद उसे भूख लगेगी तो खा लेगा। सर, या तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीतू, मीतू, मीतू। स्कूल स्टाफ तो पहले से ही कोशिश कर चुका था, फिर भी हमारे साथ मिलकर उन्हें दोबारा ट्राई किया, लेकिन मीतू का ही नहीं मिला। ये कौन है? वो मैंने बताया ना, मेरी दूसरी फैमिली। ये रश्मि है मेरी मिसेस, और ये बेटा ये। मैंने सोचा कि जब सब बाहर आ ही गया है तो क्यों ना इन्हें यही, मतलब दूसरा घर। ये सब रहने दो। ये बताओ, कोई कॉल आया था मीतू को लेकर? नहीं सर। मीतू के साथ कुछ हुआ था क्या सुबह? किसी ने डांटा था या ऐसा कुछ भी? पापा प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे स्कूल में मम्मा की याद आएगी। देखो, ये रोना धोना अब से सब बंद होना चाहिए, समझे? तुम्हें स्कूल जाना होगा, मतलब जाना होगा, समझे तुम? लो पकड़ो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं हुआ। बस कुछ दिनों से मीतू एकदम अलग बर्ताव करने लगी थी, मतलब अपने में रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, गुमसुम सी रहती थी। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि उसे स्कूल ही ना भेजूं, लेकिन ये स्कूल वाले भी, उन्होंने जिद
उन्होंने कहा कि उसे स्कूल भेज दो ताकि उसका मन बहल जाए। देवेन की दूसरी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड्स निकल रहा। आरती की मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ, उसी का रास्ता साफ। राइट सर, अब नई फैमिली आसानी से उसके साथ रह सकती है। एग्जैक्टली। अपना एक आदमी यहाँ डिप्लॉय करो। इन केस देवेन को कोई रैंसम कॉल आए तो, और उसे कहना घर और स्कूल के आसपास का जितना भी एरिया छान मारो। और हाँ, स्कूल जाके पूछताछ करो मीतू के गायब होने से पहले उसका बिहेवियर क्या था। और एक बार वहां जाओगे तो रीमा से बात करना, क्योंकि पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहती हो और घर में बाप के डर से शायद कुछ नहीं कर पाई। राइट सर। हमेशा काफी डरी हुई सी रहती थी वो। बड़ी बहन रीमा के बिना तो वो हिलती तक नहीं थी। रीमा काफी ध्यान रखती थी उसका। सर, मैंने खुद मिस्टर प्रभाकर को फ़ोन किया था उन्हें समझाने के लिए। ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन है आपके लिए कि आप मीतू को कुछ दिनों के लिए स्कूल ना भेजें। शी इज स्कैर्ड। अगर वो डरी हुई है तो आप लोग क्या कर रहे हो मैडम? हाँ, स्कूल की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्या आपने भी सीख लिया है अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना? पर वो नहीं माने। रीमा बेटा, अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ हमें बता दो। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम की। रिसेंटली मीतू से तुम्हारी कुछ बात हुई? कुछ कहा उसने तुमसे? वो कुछ बात नहीं करती थी, बस आप उसे ढूंढ लीजिए सर। अच्छा, तुम्हारे पापा देवेन, उन्होंने कुछ कहा था मीतू से? कभी डाटा वगैरह कुछ ऐसा? वो स्कूल नहीं आना चाहती थी और पापा उसे यहाँ आने के लिए फोर्स करते थे। That's it। सर, मीतू तो स्कूल आना ही नहीं चाहती थी सर, डर लगता था उसे। उसका फादर जबरदस्ती उसे स्कूल भेजता था। सर, उसकी नई फैमिली, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नई फैमिली और स्कूल के चक्कर में वो घर छोड़कर भाग गई हो? क्योंकि सर अभी तक कोई भी हमें कॉल नहीं आया। सर, किडनैपिंग की कोशिश हो सकती है। ओके सर। हेलो, क्या? सर, कबीर ने मीतू को इस एरिया के आसपास देखा था। मैंने भी इस एरिया के आसपास छानबीन की तो मुझे बैग मिल गई। देखो इसमें क्या है। पिताक्षी प्रभाकर। सिस्टम डिप्लॉय करो यहाँ। फिर से एक बार चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी स्पॉट छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। कहाँ थी मीतू? क्या उसका पीछा करते हुए उस आदमी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था? एक तरफ पुलिस मीतू को खोजने में लगी हुई थी और दूसरी तरफ आरती की मौत के मामले में संदिग्धों की सूची बढ़ती चली जा रही थी। देवेन, सतीश, सतीश की पत्नी वानी, ईशान, लेकिन किसी के भी खिलाफ एक सबूत तक नहीं मिल पाया था। हेलो, मैं एसएस हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। पुलिस आपकी बेटी मीतू को एसएस हॉस्पिटल लेकर आई है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। डॉक्टर, मैं देवेंद्र प्रभाकर, वो मीता की छोटी बेटी है, वो एडमिट है यहाँ पे, फादर। अच्छा, वो जो पुलिस को सड़क पर बेहोश मिली थी? जी सर, वही। तबीयत कैसे है उसकी? कंडीशन स्टेबल है उसकी, शॉक में है वो। अभी इसमें समय लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्ची की फिजिकल रिकवरी तो हो गई है, लेकिन मेंटल रिकवरी में टाइम लगेगा। शायद काउंसलिंग की भी जरूरत पड़े। रेप हुआ है उसका। आपको उसने कभी कुछ बताया नहीं, या घर में कभी किसी और को? क्योंकि ऐसी हालत में बच्चे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। सर, मेरी बेटी लापता थी तो कैसे बात? ये रेप अभी नहीं हुआ है, पहले हो चुका है। जो रेप वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो काफी पुराने हैं। मीतू, क्या करें? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने दो उसे। जाओ बाहर जाओ रीमा। मार्टिन सर, मीतू के कपड़े, अंडरगारमेंट्स सारे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। होपफुली सीमेंट स्टेन मिलना चाहिए। और स्कूल में जाकर पूछताछ करो, सबको स्क्रूटनाइज करो।
कलीग, स्टाफ, स्टूडेंट, सबको, कोई छूट नहीं। राइट सर। आरती की आत्महत्या से शुरू हुई जांच उसकी हत्या में तब्दील होकर अब एक और अपराध से जुड़ चुकी थी, मीतू का बलात्कार। जहां आरती की हत्या की जांच सबूतों के अभाव में थम सी गई थी, वहीं मीतू के साथ एक नहीं बल्कि बार बार हुए बलात्कार ने पुलिस और इस केस से जुड़े अन्य लोगों को चौंका दिया था। इस घिनौने बलात्कार की वजह से 12 साल की मीतू असीमित मानसिक और शारीरिक पीड़ा महसूस कर रही थी। वो लगातार तनाव सह रही थी और बदकिस्मती से ना तो वो इसके बारे में किसी को बता पाई और ना ही उसके माता पिता को इस बात की भनक थी। वो तो गुड स्टूडेंट है, कभी कोई टीचर ने पनिश नहीं किया उसको। पहले तो वो काफी एक्टिव थी, फिर धीरे धीरे चुप चुप सी रहने लगी। सर आई थिंक घर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शायद इसलिए आरती डिप्रेशन में रहती थी और उसका असर बच्ची पर तो होता ही होगा, शायद इसीलिए मीतू भी डिप्रेशन में आ गई थी। निधि, आप नीतू की बेस्ट फ्रेंड हो ना? अच्छा, आपको पता है कि मीतू को किसी से डर लगता था? उसके पापा से। पापा के अलावा बेटा और किसी का नाम बताया मीतू ने? सीक्रेट फ्रेंड। बेटा डरो मत, किसका नाम बता रहे थे आप? उसका एक सीक्रेट फ्रेंड था, मुझे उसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन वो बॉय ही है। मीतू उसे बोलती थी कि वो स्पेशल फ्रेंड है। वो मीतू के लिए गिफ्ट्स लाता था, सबसे मस्त गिफ्ट्स। अब आपने देखा है कभी उसे? नहीं। स्पेशल फ्रेंड? हाँ सर, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्पेशल फ्रेंड कौन है। लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं एक गिफ्ट का लालच देकर मीतू का रेप तो नहीं करता था? पटेल, इस गिफ्ट के जरिए हम रेपिस्ट तक पहुंचे। राइट सर। सर, सारे नए किसके हैं ये सारी चीजें मीतू की नहीं है। मीतू हर बार पापा से ये सारी चीजें मांगा करती थी, लेकिन पापा ने उसे कभी नहीं दिलाई थी। जितने भी गिफ्ट्स हैं एनालिसिस के लिए जब्त कर लो। राइट सर। क्या मांगा था तुमने मुझसे? मामूली से कलर्स, खिलौने, और मैं मना करता चला गया। काश मैंने ये मना नहीं किया होता बेटा। I'm sorry बेटा। माफ कर दो। सर, हर गिफ्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। इस पे भी वही हाल है। ऐसा लग रहा है नीचे का पोर्शन जानबूझ कर फाड़ के रखा है। एनीवे पाटिल, ये सिंह स्टेशनरी शॉप का पता लग जाए ना, तो पॉसिबिलिटी हमें ये पता चल जाएगा कि इसे खरीदा किसने था। राइट सर। ये सारे गिफ्ट आपकी दुकान के हैं? स्टिकर तो हमारी दुकान का है, ये हमारी दुकान से खरीदा। बता सकते हैं कि किसने खरीदा था? इसे कैसे बता सकते हैं साहब, कितने लोग आते हैं, कितने खरीद के जाते हैं। फिर भी इतने सारे आइटम को एक साथ तो नहीं खरीदता ना, कोई तो रेगुलर कस्टमर होगा ना आपका। हाँ याद आया, अपने इनामदार साहब है ना, उनका बच्चा आता है यहाँ पर, उनका खाता चलता है यहाँ पर। नाम बता सकते हैं उसका? एक मिनट सर। ईशान इनामदार। ईशान इनामदार, सतीश इनामदार का लड़का? हाँ वही, उसके पापा टीचर है ना स्कूल में, उन्हीं का लड़का है। ये तुम्हारा है ना? ये भी तुम्हारा है ना? ये सब तुम्हारे हैं? ये सब मेरे ही हैं और स्कूल में चोरी हुए थे। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स की भी चीजें चोरी होती थी। कोई तो था जो चोरी करता था, पर कब वो नहीं पता। ईशान, एक बात सच बताओ, ये सारे गिफ्ट तूने मीतू को नहीं दिए थे? सर, मैं मीतू को नहीं जानता। I mean, मैं जानता हूँ कि आरती मैम की 2 बेटियां हैं, पर मैं रीमा को जानता हूँ, वो मेरी स्टैंडर्ड में तो है। क्या लगता है सर, ये ईशान सच बोल रहा है? नजर रखो इसमें। आरती से नफरत करता है, उससे मीतू को नुकसान पहुंचाया होगा पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास मोटिव है, अभी स्कूल में था तो मौका भी है।
राइट काम करो, उसके जितने भी दोस्त हैं स्कूल में सबसे पूछताछ कीजिए। ओके सर। घर के अंदर, इस बिल्डिंग और सारे एरिया को स्कैन करो। अगर इनमें से किसी ने मर्डर किया ना तो वो कपड़ा हमें आसपास ही मिलना चाहिए। राइट सर। और सुनो, जितने भी लोग हैं सब पे कड़ी नजर रखो, शायद कोई सबूत मिटाने की भी कोशिश करे। ओके सर। रीमा, इसी चुन्नी से मीतू का गला घोटा गया था ना? जब तुम ये फेंक रही थी ना, हमारे कांस्टेबल ने देख लिया था। बताओ सच क्या है? हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं था, पापा भी नहीं। डिसाइड कर लिया था मैंने, बस पूरी लाइफ मैं उसकी केयर करूंगी। लेकिन हर रात वो बस एक ही बात करती थी, एक ही चीज मांगती थी, इसलिए मैंने मीतू की मदद की। बेहद दुखद और दयनीय अंत सिर्फ मीतू का नहीं, उसके परिवार का। अपने पति की अपेक्षाओं का भार झेलती आरती की दुर्दशा और फिर उसकी हत्या, फिर छोटी बेटी का बलात्कार और उसकी हत्या उसकी अपनी ही बहन के हाथों। कितना भयंकर होगा वो मानसिक और शारीरिक तनाव जिससे बचने के लिए मीतू मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। मीतू की मौत की जिम्मेदार सिर्फ रीमा नहीं है, बल्कि वो अपराधी है जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वो पिता है जिसकी सख्ती ने उसे अजनबियों से तोहफे लेने पर विवश किया। वो सौतेली माँ है जिसने उसे ममता की बजाय उपेक्षा दी। लेकिन कानून के अनुसार मीतू की हत्या रीमा के हाथों हुई। कोर्ट ने रीमा को काउंसलिंग का आदेश दिया है, लेकिन दो सवाल अब भी कायम थे। किसने किया था मीतू के साथ बलात्कार और कौन था आरती का हत्यारा? क्या ये दोनों अपराध वाकई में आपस में जुड़े हुए थे? सर, मीतू के यूनिफॉर्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट। पाटिल, स्कूल में डीएनए टेस्ट के लिए सबके ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करवाओ, जल्द से जल्द। ओके सर। हमारे साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है? हम क्या कोई क्रिमिनल है? हो साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं साहब, रेपिस्ट थोड़ी ना है। इवन आई एम नॉट अ क्रिमिनल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने भी हमारी स्कूल की छोटी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया है वो पकड़ा जाए, उसे सजा मिले, समझे? आखिरकार पुलिस ने एक अनोखा पैंतरा अपनाया। सफलता की गारंटी ना होने के बावजूद पुलिस के सामने ये एकमात्र उपाय बचा था, स्कूल में आयोजित एक ब्लड टेस्ट कैंप। जाहिर सी बात थी कि असली गुनहगार किसी भी कीमत पर अपना खून देने से बचने की कोशिश करेगा, और पुलिस बड़ी सतर्कता से इसी घटना का इंतजार कर रही थी। एक मिनट। हाथ दिखा तेरा। हाथ दिखा। ज्यादा होशियार समझता अपने आप को। ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया तूने? तुझे क्या लगा भीड़ में पकड़ नहीं पाएंगे? इतनी छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रो रहा है। अब ये बोल कि आरती को क्यों मारा? नहीं साहब, आरती मैडम को नहीं मारा मैं। तूने ही आरती को मारा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तूने मीतू का रेप किया है, इसलिए तूने आरती को मारा और छत से फेंक दिया। अरे नहीं साहब, मैं काय को मारूंगा आरती मैडम को? आदमी कायर मुझको मारेगा? तुम नहीं बताएगा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। नहीं बताएगा तू? अरे इसको तब तक मारो जब तक ये कबूल ना करे कि इसको आरती को कैसे मारा है। सर, धर्म को बहुत तोड़ा। उसने कबूला है कि इससे पहले उसने 2 और लड़कियों को मोलेस्ट किया था, लेकिन सर आरती के बारे में कुछ नहीं पता। सर मुझे लगता नहीं कि आरती की हत्या में उसका कोई हाथ है। पाटिल, एक मिनट, धर्म का बयान
क्या कहा था उसने? अजीत ने मीतू को पनिश करने के लिए स्टोर रूम में बंद किया था। उसके बाद उसने फिर से उसका रेप किया था। और तुमने बताया था कि तुमने रीमा को एक बार स्टोर रूम के बाहर देखा। यस सर, अजीत ने उसे पनिश किया। स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही थी? अजीब नहीं लगता कि छोटी बहन के बाद बड़ी बहन को सेम पनिशमेंट? तो तुमने रीमा को पनिश किया था, लॉक किया था उसे? सर वो ये वो क्या लगा रखा? जवाब दो। हाँ सर, मैंने ही लॉक किया था वो पनिशमेंट देने के लिए। सर उसने होमवर्क ही नहीं किया था 3 बार सर, 3 बार वो होमवर्क ही नहीं किया। और सर पूछो तो बैक आंसरिंग करती थी। सर मीतू अजीत की क्लास को छोड़कर हर क्लास में डिसिप्लिन रहती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन सर वो अजीत की क्लास में ऐसा क्यों करती थी? ताकि वो उसे पनिश कर सके। लेकिन सर कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? मान लो मीतू के रेप के बारे में रीमा को पता हो और उसने ठान लिया था कि रेपिस्ट को पकड़े, लेकिन वो स्पेशल फ्रेंड, वो रेपिस्ट कौन था किसी ने नहीं देखा था। मीतू ने भी नहीं, उसने देखा था कि सिर्फ वो स्टोर रूम, और यही बात उसने रीमा को बताई। और रीमा को ये उम्मीद थी कि जब वो स्टोर रूम में जाएगी वो रेपिस्ट आएगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि रीमा को सब कुछ पता था। रीमा कहाँ है? रीमा कहाँ है? मैं ऊपर है कमरे में। क्या हुआ सर? साहब, अरे साहब क्या हुआ? मीतू का रेप हुआ था। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि मेरी छोटी बहन का किसी ना एक दिन स्टोर रूम के बाहर से पास होते वक्त मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। क्यों मम्मा ने मीतू को सच छुपाने के लिए कहा? देवेन को मेहनती आरती के प्रति कभी कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। देवेन की निरंतर आलोचनाओं की वजह से आरती डिप्रेशन का शिकार हुई और 2 परिवारों की जिम्मेदारी निभाते देवेन ने आखिरकार एक परिवार को खो दिया। खुद एक काउंसलर होने के बावजूद आरती ने अपनी बेटी के बलात्कार पर पर्दा डालने की कोशिश की। अपनी बेटी की बजाय उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना ज्यादा बेहतर समझा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि अगर परिवार और दोस्तों का प्यार साथ हो तो इंसान जिंदगी की कोई भी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन कई बार वो अपनों से ही मात खा जाता है और बदले में जिंदगी हार बैठता है। आज की ये कहानी ऐसी ही कश्मकश से घिरे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें जिंदगी से प्यार तो था लेकिन इस बात का आभास नहीं था कि मौत चुपके चुपके उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और ऐसे कई सुलगते सवाल छोड़ जाती है जिन पर वक्त रहते संजीदगी से गौर करना बेहद जरूरी है। आदित्य, सामान घेऊन ये लवकर तुझं। माँ, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। जल्दी सामान लेके आ। सामान तैयार है, बस लेके आ। दोस्तों से बातें करने मत बैठ जाना, जल्दी से नीचे आ। मैं 5 मिनट लवकर ही। अरे भैया कैसे? अबे कितनी टाइम लगा दिया है? बस मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। चल ओके बाय बाय। अरे आंटी, खुश रहो। एक्चुअली आंटी हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं तो इतनी देर क्यों हो गई इसे? मैं देख कर आता हूँ। इंसान की सांसें घड़ी की सुइयों की तरह से होती हैं जो चलते चलते कब रुक जाएं कोई नहीं बता सकता। कुछ ही पल पहले जिंदगी से भरा हुआ आदित्य अपनी माँ अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रहा था और एक ही पल में उसकी हंसी उसकी जिंदगी खत्म हो गई और पीछे रह गई तो बस उसकी माँ की सिसकियां। तो क्या आदित्य ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी हत्या? अचानक हुई इस सनसनीखेज मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। संभालो संभालो अपने आप। चलो सिखा। कहाँ से कूदा ये? साहब वहाँ ऊपर से कूदो सर।
मात्रे एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पूरा टेरेस चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मैं इधर का सेक्रेटरी हूँ साहब। यहाँ का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नहीं साहब, वो कभी कभी गार्ड ऊपर जाता है और पानी बंद करने के लिए तो भूल जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ? आप कौन? मौसा आदित्य का। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, आदित्य की माँ भाईंदर में रहते आणि आदित्य इथे पेंगेश म्हणून राहायचा। मीरा रोड से भाईंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर आप लोग भाईंदर और ये आदित्य मीरा रोड में क्यों रहता था? वो भी एज अ पेइंग गेस्ट। वो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसे कहा कि कहीं पर पेंगेश के तौर पर रह जा, जो पण खर्च होईल तो मैं करेंगे। और आदित्य के पिताजी? वो तो नहीं है, मतलब छोटा था बहुत आदित्य, तब उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया उनकी। हम लोग यहाँ सब सामान लेने आए थे आदित्य का। उसका सामान क्यों लेने आए थे? जी वो 2-4 दिन पहले उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। आदित्य क्या है? हाँ, ये क्या कर लिया तूने? मैं ठीक हूँ माँ, तू क्यों चिंता करती है? तू चुप कर। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? देखिए आप घबराइए नहीं, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस है। मुझे चिंता होती है ना तेरी। मुझे कुछ नहीं पता, तो बस मेरे साथ वापस घर चल रहा है। ठीक है माँ। आदित्य की तबीयत खूब बिगड़ ली होती, मैंने उसे कहा कि अब वो हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए आज हम उसे लेने आए थे। बस माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनूंगी, खा। ऐसे जबरदस्ती मत खिला माँ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वहीं ठीक हूँ। बगल वाला कमरा तैयार हो गया है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। चल 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 चल, मुँह खोल। आदित्य को कोई प्रॉब्लम थी या टेंशन थी जो उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया? मेरा बेटा हमेशा खुश रहने वालों में से था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। सर मला अशा नक्की वाटते की किसी ने आदित्य के साथ कुछ किया है सर। आपको किसी पर शक? नहीं सर। तुम्हारे और आदित्य के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था जिसका नतीजा उसके मौत के शक्ल में सामने आया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी लड़की को लेकर कोई बात? नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर क्या हुआ जब आदित्य बेहोश हुआ था? सर हम पास में ही डॉक्टर अस्थाना के क्लिनिक पे उसे ले गए थे, तो डॉक्टर अस्थाना ने बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। उसकी माँ और मौसा जी को पता चला कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, तो वो उसे अपने घर ले गए। और आंटी भी यही चाहती थी कि आदित्य उनके साथ रहे। सर वो उस दिन अपना सामान लेने ही आया था सर। सर मुझे तो ये सुसाइड का केस लग रहा है। मात्रे एक जान गई है। जब भी कोई सुसाइड होता है या मर्डर, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। पता करें ये फूड पॉइजन के अलावा कुछ नहीं हुआ था। और हाँ, वो डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर अस्थाना। हाँ, ये लड़का आया था यहाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी इससे, लेकिन क्या हुआ? इसकी मौत हो गई। और कैसे? टेरेस से गिरने से। जब ये आपके पास आया था तो इसके हाव भाव या बिहेवियर से आपको लगा कि ये परेशान हो या किसी उलझन में हो? इसके दोस्त जब इसे यहाँ ले आए थे तब ये बेहोश था। जब इसे होश आया तो मुझे वैसे कुछ नहीं लगा। अब इसे कोई परेशानी थी या नहीं, ये तो इसके घर वाले या दोस्त ही बता सकते हैं। आप श्योर है कि इसे फूड पॉइजनिंग ही हुई थी? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट रिसेप्शन से ले सकते हैं। ठीक है। उसकी अपनी जिंदगी इतनी अधूरी कैसे रह सकती है? पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी, तो क्या आदित्य के साथ उसका सच भी चला गया था, या फिर कोई था जो कुछ जानता था? हेलो। उससे मार डाला उसे, कुछ करो ना, मार डाला उसे। हेलो, किसने मारा किसको? हेलो मोरे, कंट्रोल रूम में अभी जो लास्ट कॉल आया था उस नंबर को फॉलोअप करके मुझे बताओ अभी।
सर हाँ बोलो। लास्ट कॉल भेंदर के पीसीओ से आया था, हमने वहाँ जाकर पता किया, लेकिन सर पीसीओ वाले को कुछ नहीं पता कि कॉल किसने किया था। दिन भर काफ़ी लोग आते हैं वहाँ कॉल करने। सर, आदित्य के बॉडी की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी पे चोट के निशान है, लगता है किसी के साथ मारपीट हुई। और सर उसके खून में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। ये कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर फ्लैट में अपना सामान लाने गया था, फिर नशे में मारपीट कैसे कर सकता है? और वो भी तब जब उसकी माँ और मौसा उसके लौटने का नीचे इंतजार कर रहे थे। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि आदित्य बड़ा खुशमिजाज लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जो पेड़ फलों से लदा होता है ना, लोग उसे ही पत्थर मारते हैं। उसके दोस्तों से अच्छे से पूछताछ कर। सर मार के रहो सर, मार के रहो सर। मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन हमने बताया था कि घर में पार्टी हो रही थी सर, कुछ बियर और वाइन आई थी सर, तो उसमें से कुछ बच गई थी, तो हो सकता है आदित्य ने उसमें से कुछ पी ली हो सर। आदित्य ने शराब पीकर नशे के हालत में खुद को मारा पीटा? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य 3 दिन से अपने घर में ही था, उससे पहले मारपीट नहीं हुई सर। अगर हुई होती तो वो हम लोगों को जरूर बताता सर। हाँ सर, हम लोग सच कह रहे हैं सर। सर मैं जब तीसरे माल से नीचे आ रहा था, मुझे ऊपर से आवाज तो आई, मानो ऊपर कोई लड़ रहे थे। ठीक है मात्रे, ऊपर चलकर पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ सुना। सर नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। मात्रे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके नीचे वाले फ्लैट में आवाज सुनाई देती है और आपको कैसे आवाज सुनाई नहीं दी? अब किसने क्या सुना क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बता सकता हूँ कि मुझे कोई आवाज नहीं आई। सर मैं टेरेस पे हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मात्रे नीचे आ जाओ, अब आपको कुछ कहना है? हाँ, लड़ाई की आवाज आई थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये स्टूडेंट्स का इलाका है, हम फैमिली वाले वैसे परेशान रहते हैं यहाँ, और वैसे भी मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। वाह अनुपम साहब वाह, आप लोग चाहते हैं कि पुलिस आपके छोटे मोटे झंझट में पड़े, लेकिन पुलिस की मदद करना आप लोगों को झंझट का काम लगता है। यही हादसा अगर आपके घर में हुआ होता तब भी आप यही कहते? आम जनता की मदद करना पुलिस वालों का काम, और पुलिस की मदद करना आम जनता का काम नहीं है। आदित्य की बॉडी पे जख्म के निशान थे, ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ बता सकते हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, और 3 दिन से वो घर पे ही था। त्याच्या अगोदर काही झाला असेल तर ते आम्हाला माहित नाही साहेब। त्याच्या अगोदर काही नाही झालं, जखम ताजा थे। ठीक है, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान से इतना तो साफ था कि मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। तो क्या किसी ने मारपीट कर आदित्य को ऊपर से नीचे फेंक दिया था? आदित्य की मौत का सच जानने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सर आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक वो किसी आशीष अनुपम से बहुत ज्यादा बात किया करता था, आणि जेव्हा हे सगळं झालं त्याच्या आधी आदित्यच्या फोनवरनं 2 कॉल झाले, एक आशीषला आणि एक सौरवला। आशीष अनुपम, अनुपम सर ने कोई देखा हुआ लगता है। जिस दिन आदित्य के साथ ये हादसा हुआ तेरी लड़ाई हुई थी उसके साथ, और तेरी आवाज थी इसलिए तेरे बाप को नीचे वो सुनाई नहीं दी। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन, लेकिन वो आदित्य मेरी बहन अनीचा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था सर। वापिस आके तूने आदित्य को मार डाला? नहीं सर, मैं उसके बाद ऑफिस चला गया था सर। तू आदित्य के साथ फोन पर इतनी बातें क्यों करता था? नहीं सर, मैं आदित्य से बात नहीं करता था सर। तो फिर कौन बात करता था? सर वो फोन नंबर मेरे नाम पर है, लेकिन मेरी बहन यूज करती है सर।
सर सर बता रहा हूँ सर। आदित्य ने मुझे फोन किया था सर, वो मुझसे फिजिक्स की बुक मांग रहा था। सच बोल रहे तू? जी। चल जा। अरे जा। कि आशीष का फोन अनीशा इस्तेमाल कर रही है और आदित्य और अनीशा के बीच दिन रात बात होती है। इसका मतलब आदित्य अनीशा पे जबरदस्ती नहीं कर रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो अनीशा की मर्जी से हो रहा था। शायद आदित्य ने पहले से पी रखी थी। चलकर इस अनीशा से मिलकर हमारी कहानी और उसकी कहानी कितनी मैच होती है वो देखते हैं। हेलो। मार डाला उससे, कुछ करो ना। वो जो छत से गिर गया, मार डाला उससे। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, वो कौन था जो बार बार पुलिस को फोन करके इशारा कर रहा था कि आदित्य की मौत आत्महत्या नहीं हत्या है? क्या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहा था, या फिर वो आदित्य के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो शायद किसी को नहीं पता था और वो बिना सामने आए अपनी बात रख रहा था? लेकिन पुलिस अब भी सच से काफी दूर थी। बेला का क्या आदित्य के साथ कोई ताल्लुक था? हेलो सर, आपके एरिया से बार बार एक औरत फोन कर रही है। वो बार बार कह रही है कि उसे मार डाला, जो छत से गिर गया उसे मार डाला। ठीक है। सर, पीसीआर पे किसी लड़की का फोन था। वो कह रही थी छत से जो गिर गया उसको मार दिया। सर, छत से गिर के मरने का केस तो आदित्य का है, और अगर ये कॉल आदित्य के बारे में ही है तो ऐसा कॉल कर कौन रही है? वही जो इस केस के बारे में और भी कुछ जानती है। तुमने हमें फोन लगाया और हम लोग तुरंत आ गए। सर, वो बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। लेकर चलो इसे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मेरे भाई आशीष ने आदित्य के साथ कुछ नहीं किया। आदित्य तुम्हें छेड़ता था इसलिए तुम्हारे भाई आशीष ने उसे मार डाला। नहीं सर, आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी बोलूंगी। आदित्य एक अच्छा लड़का था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिस दिन वो यहाँ से जा रहा था उसने मुझे कॉल करके टेरेस पे मिलने बुलाया था। वो सब तो ठीक है अनीशा, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ आदि, मेरे घर में सबको हमारे बारे में पता चल चुका है और किसी को भी मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं है। मगर अनीशा आई लव यू टू आदि। लेकिन पापा हमारे रिश्ते के बारे में कभी नहीं समझेंगे। और जब से उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला काफी नाराज है मुझसे। वो कभी मेरी शादी अदर कास्ट में नहीं होने देंगे। तो ये सब तुम पहले नहीं सोच सकती थी? आदि, लेकिन मुझे जाना होगा। और फिर आशीष भैया मुझे रूम में लॉक करके ऑफिस चले गए। तो तुमने पुलिस स्टेशन में फोन करके ये क्यों बताया कि आदित्य को किसी ने मारा है? सर, मैंने आज से पहले कभी पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं किया। आज पहली बार पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको पहले कुछ भी बताती तो आप आदित्य की मौत के लिए मेरे पापा और भैया पर शक करते। आदित्य जब तुम्हें मिलने आया था क्या वो नशे में था? नहीं सर। सर, आशीष के ऑफिस के एंट्री रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। हादसे के वक्त वो ऑफिस में ही था। सवाल ये है मात्रे, ऊपर इतना सब कुछ हो रहा था, मार पिटाई झगड़ा, उसकी आवाज इन्होंने नीचे सुनी कैसे नहीं? मैं वहीं नीचे खड़ी थी पर मुझे कोई आवाज नहीं आई। नीचे गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही थी और नीचे तमाशा भी चल रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, जाओ तुम। ये आदित्य के कॉल रिकॉर्ड निकालो और दोबारा से। मैत्रे, इस आदित्य के बाप के बारे में जरा पता करो। सर, सर ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर इतना पता है आदित्य के जन्म के बाद उसके पिताजी चल बसे थे। उसके बाद आदित्य और उसकी माँ अपनी बहन के पास रहने लग गए। कभी देखा नहीं उनके पिता को, हाँ पर सुना है उनके बारे में। अरे कुछ मत पूछो सर, इनके घर में तो दिन रात लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, अब जाइए। आदित्य बहुत अच्छा था पढ़ाई में, इस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट था, हमेशा मार्क्स भी अच्छे आते थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। मुझे आदित्य के डॉक्यूमेंट्स देखने। जी जरूर।
सर आदित्य के कॉलेज जाके उसके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, वहां उसके फादर्स नेम की जगह पे आकाश जोशी का नाम लिखा है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जी वो शिखा मेरी पत्नी मधु की सगी छोटी बहन है, घर पर अक्सर आ जाया करती थी आणि आम्ही प्रेमात पडलो, फिर शिखा प्रेग्नेंट हो गई। मैं प्रेग्नेंट थी, ये बात हम लोगों को बहुत लेट पता चली और इस वजह से मेरा अबॉर्शन नहीं हो पाया। मुझे तो सब पता था सर, लेकिन मैं क्या करती? तमाशा खड़ा करके अपनी शादी तो नहीं बर्बाद कर सकती थी ना। समाज के डर से मैंने शिखा को अपने पास अपने घर में ही रख लिया आणि सगळ्यांना सांगितलं की उसका पति मर गया। तो हम दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, बस हमारी शादी नहीं हुई। आकाश के साथ प्यार और ये रिश्ता सब मेरी ही गलती थी। उस घर में न कभी मैं खुश रह पाई और न कभी मेरा बेटा, इसीलिए उसे नई गेस्ट में शिफ्ट होना पड़ा। मैं जानती हूँ मेरे आदित्य को किसने मारा है, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। आदित्य को आकाश ने मारा है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा घर वापस आए। आकाश ने ही मेरे बेटे की जान ली है। उसने उसे धक्का दे दिया था, मैंने खुद देखा है। खोटे संग देते, बकवास कर रही है शिखा। मैं क्यों मारूंगा खुद अपने बेटे को? सब कम से कम मरने के बाद तो उसे बेटा कहा तो नहीं। तेरे पास तो कई वजह थे उसे मारने की, मौका मिलते ही धक्का दे दिया उसे। नहीं साहब, मैंने धक्का नहीं दिया उसको, मैं तो खुद गया था ऊपर उसे ढूंढने। सर आदित्य, कुठे आहेस तू आदित्य? तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि नीचे इंतजार करते करते तू चिढ़ गया था? बेटे को ढूंढने के लिए ऊपर गया, उसे बियर के नशे में देखकर गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसे धक्का दे दिया। नाही साहेब, नाही, असं काहीच नाही। मी खोटं नाही सांगतो साहेब, असं नाही केलं मी। वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तो तू हमारा मेहमान है। सर अगर आदित्य को आकाश ने मारा ये बात आपको पता थी तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आकाश अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो बेटा जो अपने बाप के प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसता रहा और उसके मरने के बाद भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए आप कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके बता रहे थे कि आदित्य को किसी ने मारा है। कैसा फोन सर? मैंने कोई फोन नहीं किया। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो इंसान कितना खुश होगा। अगर कोई हर वक्त जी भरकर हंसता है तो उस इंसान की हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि शायद तकलीफें और परेशानियां उसकी जिंदगी की गलियों से कभी गुजरी ही नहीं होंगी। लेकिन अक्सर ये सच नहीं होता। खुश रहना, हंसते रहना कुछ लोगों का नसीब नहीं, बल्कि उनके जीने का तरीका होता है, उनकी आदत होती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर आंसू बहाने की। आदित्य की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था, वो अपनों के बीच भी पराये था, लेकिन कभी ये सब उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी ऐसी कई परतें थी जो खुलनी बाकी थी। हेलो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ो ना। जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। हेलो 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 हेलो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ो ना। जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। आदित्य के माँ के कहने पर आदित्य के बाप को मर्डर केस में अरेस्ट तो कर लिया, फिर ये कौन कर रहा है बार बार? सर आदित्य की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पेट में जहर के ट्रेसेस मिले और पेट को शायद वॉश आउट किया गया, अंदर नसों में सूजन है। इसका मतलब उस दिन पार्टी में आदित्य को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, किसी ने जहर दिया था।
सच कह रहे सर, सच कह रहे सर, हमने कुछ नहीं किया है सर, सर कह रहे सर। उन लोगों ने इसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। नहीं सर, वो जहर उसने खुद खाया था सर। आपको पता है इसने जहर खाया था? जहर? तुम लोग इसे यहाँ वक्त पर ले आए, नहीं तो इसकी जान चली जाती थी। ये पुलिस केस है। नहीं सर पुलिस को इन्फॉर्म मत करिएगा सर। सर एक्चुअली क्या था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में था सर, इसलिए इसने जहर खुद खाया था सर। हम लोग पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहते सर। सर ये पुलिस केस है। आई हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। सर हम लोग सर स्टूडेंट है सर। देख लीजिए हम लोग करियर खराब है, प्लीज सर। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने खुदकुशी की? सर जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसका फ़ोन मुझे फिजिक्स की बुक के लिए नहीं आया था सर। कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर ये नहीं कह सकता था कि वो मरने वाला है। पहले तो मैंने पुलिस को नहीं बताया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर अचानक वो मर गया सर। मैं डर गया था सर। पिछली बार का सच छुपाने के लिए उसमें मैं फंस जाऊंगा सर, इसलिए चुप रहा सर। किसी ने उसका मर्डर नहीं किया सर, उसने सुसाइड किया है। फिर एक कहानी, फिर एक झूठी कहानी, फिर एक झूठी कहानी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। उसने सुसाइड किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। आई एम सॉरी सर। उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, उससे जहर खा लिया था। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने पैसे लेकर रिपोर्ट बदल दी। तेरी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अगर उसी दिन तूने आदित्य के घर वालों को बता दिया होता कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो वो लोग उसका ख्याल रखते, उसे समझने की कोशिश करते। लेकिन तेरी जेब गर्म थी तो तेरी इंसानियत ठंडी पड़ गई। सर आदित्य बहुत अच्छा लड़का था सर। वो हम लोगों की बहुत केयर करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि उसे कुछ हो गया है। खुद में सिमटा हुआ सा लगता था। ऐसा लगता था कि उसने अपने अंदर एक अलग दुनिया बसा ली हो, उसी में उलझ कर रह गया था। इसलिए कई दिनों से वो बहुत परेशान भी रहता था। ये तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सब आप क्या दावे के साथ कह सकते कि उसने खुदकुशी की है सर? हेलो। तुम लोग कभी कुछ नहीं करोगे। तुम लोग उससे भी नहीं बचा पाए, मुझे भी नहीं बचा पाओगे। हम लोगों ने आदित्य के केस की अच्छे से स्टडी की है और हमें लगता है कि आदित्य का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड? नहीं नहीं सर, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। माना कि वो परेशान था, लेकिन परेशानी किसकी लाइफ में नहीं होती। मेरा बेटा परेशानियों से घबराने वालों में से नहीं था, तो नहीं भी खुश रहे सर। कभी कभी खो जाता था कहीं। इंसान अक्सर अपने ख्यालों की एक दुनिया बना लेता है और उन्हीं ख्यालों में खो जाता है, उलझ जाता है। ऐसा तो सबके साथ होता है ना? जी नहीं, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग अपने मन की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें असली जिंदगी का पता ही नहीं चलता। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। ऐसा लगता था जैसे वो भी दोहरी जिंदगी जी रहे हो, बिल्कुल आदित्य की तरह। ये क्या कर रही तू? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आदित्य दोहरी जिंदगी जी रहा है। आपके बाबा के साथ क्या हुआ था? जी, उन्होंने आत्महत्या की थी। किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत अजीब से हो गए थे वो। हम सबको लगता था कि वो पागल हो गए हैं। लोगों का ऐसा कहना था कि उन पर भूत का साया है। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। इस बार उसने अपने पिता के मोबाइल से फोन किया और उसने अपने हाथ की नस काट कर जान देने की कोशिश की। क्या बात नहीं, गाड़ी गाड़ा। भैया बहुत अच्छे थे। तमाशा दिखाते वक्त मुझे चोट लगती तो सब लोग हंसते, लेकिन वो भैया कभी नहीं हंसते।
वो मेरा दर्द समझते। तमाशा दिखाते वक्त मैं सबके सामने हंसती थी, लेकिन अंदर ही अंदर चुपके मैं रोती थी। मुझे मालूम है वो भैया भी मेरी जैसे रोया करते थे चुप चुप के। हम लोग उस दिन तमाशा कर रहे थे तो भैया की गाड़ी आई थी, मुझे चोट लगी थी तो मैं किनारे जाके बैठी थी। मैं ऊपर देखा तो भैया छत पे थे, तो वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी। फिर भैया ने ऊपर से हाथ दिखा, अचानक से भैया कूद गए। मैं भी भैया की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं समझता। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ। बाबा को भी यही चाहिए ताकि बाबा को मेरी वजह से और पैसे मिले, ताकि मैं और मोटी हो जाऊँ और भद्दी हो जाऊँ। मुझे कोई नहीं समझता। साहब इसके जोकर वाले काम से खुश होके तो सब इसको पैसा देते थे, और दूसरा काम तो ये करना ही नहीं चाहती। इसलिए उसे टॉर्चर करेगा। बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। अब हम बनाते तुझे जोकर और अपना तमाशा दिखाना हमारे लॉकअप में। मात्रे ले चलो इसे। मेरी बात तो सुनो साहब। सब कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। कई बार जिंदगी भर साथ रहकर भी कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाता, और कई बार बस प्यार के 2 पल ही एक मजबूत रिश्ते को खड़ा कर देते हैं। बेला कोई आदित्य की रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन आदित्य की एक सहानुभूति की नजर ने ही बेला को अपनेपन का एहसास दिलाया था। आदित्य की मौत को हम भले ही क्लिनिकल डिप्रेशन कह लें या एक पल में लिया गया फैसला कह लें, लेकिन सच ये है कि आदित्य की मौत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। ये अंत है उस चिंगारी का जो धीरे धीरे उसके अंदर सुलग रही थी, और जब उस चिंगारी ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया तो ये दर्दनाक अंजाम सामने आया। क्राइम पेट्रोल सभी माता पिता से निवेदन करता है कि अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के साथ साथ समय दें, उनकी परेशानियों को, उनकी दिमागी हालत को समझने की कोशिश करें, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करें। और नौजवानों से हमारा निवेदन है कि मौत को अपनी परेशानियों का हल हरगिज ना बनाएं। याद रखिए, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन इंसान को नहीं हरा सकती है जब तक कि वो खुद हार न मान ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।